हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ समास की ट्रिक। हम जानते हैं कि समास हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और समास से हमेशा से ही हमारी परीक्षा में एक ना एक प्रश्न आ ही जाता है। हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, हमारी परीक्षा में समास से एक प्रश्न आ ही जाता है और समास के नियमों को याद रखना कुछ विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं आज समास की एक ट्रिक बताने वाली हूं। तो जैसे ही आप समास की ट्रिक पहचानेंगे, आप शब्द का समास विग्रह करेंगे, आप बहुत ही आसानी से बता देंगे कि इस शब्द में कौन सा समास है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समास के बारे में जानते हैं। आखिर समास होता क्या है? समास जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी तीसरे नवीन एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं, उसे हम समास कहते हैं। मतलब हर हमेशा आपको दो शब्द मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूं कि हमेशा आपको दो शब्द मिलेंगे। कोई भी शब्द ले लो, मैंने यहां पर ले लिया देशभक्ति। ठीक है, शब्द है आपका देशभक्ति। आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है कि देशभक्ति शब्द का समास विग्रह कीजिए और इसमें बताइए कि कौन सा समास है। ठीक है, तो सब समास विग्रह कैसे करेंगे हम पहले ये जान लेते हैं। तो इसमें जो देश शब्द है, ठीक है, ये है आपका पूर्व पद, ये है आपका पूर्व पद, और जो भक्ति शब्द है ये है आपका उत्तर पद। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। अब जब हम समास की परिभाषा पढ़ेंगे, 6 प्रकार के जो समास हैं, समास मुख्य रूप से हमारे 7 हैं, लेकिन हमारी परीक्षा में बेसिक रूप से अगर मुख्य रूप से देखे जाए तो 6 समास के अंदर ही हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देशभक्ति पूर्व पद और दूसरा शब्द है भक्ति, वो हो जाएगा उत्तर पद। हम हिंदी में शब्द को पद भी कहते हैं। तो पहला शब्द यानी पूर्व पद, दूसरा शब्द यानी उत्तर पद। ठीक है, तो किसी समास की परिभाषा में पूर्व पद प्रधान होगा, किसी समास में उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, और किसी समास में दोनों ही पद प्रधान होंगे और किसी समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, यानी अप्रधान होंगे। ठीक है, बस इतना समझिए। समास की परिभाषा कहती है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर, दो शब्द मिलकर किसी तीसरे नवीन एवं सार्थक शब्द की रचना करें, उसे हम समास कहेंगे। दो शब्द हैं, पूर्व पद है और उत्तर पद है। ठीक है, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समास होते हैं हमारे मुख्य रूप से 6 प्रकार के। ठीक है, सबसे पहला है हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष के बाद अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव, फिर आता है आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय के बाद बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि के बाद द्वंद्व समास, फिर है द्विगु समास, और इसके बाद एक और है हमारा नए समास। इसके बारे में भी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी यहां पर गौर कीजिए। समास 6 है, तत्पुरुष, अव्ययी, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व और द्विगु। ये है हमारे मुख्य रूप से 6 प्रकार के समास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने ऑप्शन ले लिया आपको तत्पुरुष समास का। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा कहती है कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद यानी दूसरा शब्द प्रधान हो। ठीक है, गौर करेंगे तो यहाँ पे हम समझते हैं सबसे पहले तत्पुरुष समास पहचानने की ट्रिक क्या होगी। तत्पुरुष समास जिसका द्वितीय पद प्रधान हो और याद रखो हमेशा कारक चिन्ह का लोप हो। कारक चिन्ह जिसे हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं और परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं, तो कारक चिन्ह का लोप होगा। ठीक है, अब आपने कोई भी शब्द देखा, आप जब उस शब्द को खंड खंड करते हो, मतलब उस शब्द को तोड़ते हो, तो वहां पर आपको तोड़ते समय अगर कोई कारक चिन्ह, कारक यानी क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के हैं। कर्ता ने अरुकर्म को करहन चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध का के की, संबोधन हे भो अरे, और अंतिम अधिकरण। ठीक है, तो कारक 8 प्रकार के हैं, लेकिन कर्ता और संबोधन को के
छोड़ के हमारे जो 6 प्रकार के कारक बनते हैं, उन्हीं 6 प्रकार हमारे तत्पुरुष समास के हैं। तत्पुरुष समास के आपके 6 प्रकार, ठीक है। कर्ता को छोड़कर, संबंध को छोड़, संबोधन को छोड़कर जो शेष बचते हैं, यानी कर्म से लेके अधिकरण तक, ठीक है। तो यदि किसी शब्द में कारक चिन्ह को, मैं बहुत ही आसान से उदाहरण से समझाती हूं आपको, देशभक्ति, ठीक है। तो जो देशभक्ति शब्द है, जब हम इसको समास विग्रह करेंगे तो ये कहलाएगा आपका देश के लिए भक्ति। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है। तो ये के लिए क्या है, के लिए ये आपका कारक चिन्ह है, और ये कारक चिन्ह है आपका संप्रदान कारक का। तो यहाँ पे समास कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष समास, क्लियर। कोई भी शब्द ले लो, एक और शब्द ले लो मैंने, राजमहल, ठीक है। प्रेम मग्न, प्रेम मग्न, राजमहल जो शब्द ले लिया, ठीक है। राजमहल जो शब्द ले लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा, राजा का महल, यानी का किस कारक का चिन्ह है, संबंध कारक का, ठीक है। प्रेम मग्न, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, प्रेम में मग्न, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो हर एक शब्द में आपका कारक एवं विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। तो तत्पुरुष समास को पहचानने की यही ट्रिक है कि जिस शब्द में कारक एवं विभक्ति चिन्हों का लोप रहे, वहां लोप रहे अर्थात गायब रहे, वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बाद आता है हमारा अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास को पहचानने की ट्रिक है जिसका पूर्व पद अव्यय हो, पूर्व पद अव्यय हो। अव्यय को हम कहते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द मतलब ऐसे शब्द जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। और सबसे आसान तरीका है इसको पहचानने का कि यदि किसी शब्द में उपसर्ग लगा हो, यदि किसी शब्द में उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग यानी वो जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दें। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो प्रतिदिन का जो समास होगा इसमें हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है। कैसे, प्रतिदिन तो क्या होगा, प्रत्येक दिन, हर दिन हो जाएगा इसका समास विग्रह, और प्रति क्या लगा हुआ है, अव्यय। तो जिसका पूर्व पद अव्यय हो, अविकारी शब्द हो, उपसर्ग हो, वहां पर हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति क्या हो जाएगा, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। ये भी यथा शब्द क्या है, उपसर्ग है, अव्यय है, ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है। तत्पुरुष देख लिया, अव्यय देख लिया, इसके बाद है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान है जिसमें हम किसी की विशेषता बता रहे हैं या फिर किसी की विशेषता के साथ साथ हीनता बता रहे हैं, ठीक है। विशेषण, पूर्व पद क्या हो, पूर्व पद हो आपका विशेषण, ठीक है, और उत्तर पद हो आपका विशेष्य। पूर्व पद विशेषण हो, उत्तर पद विशेष्य हो, वहां पर हो जाएगा कर्मधारय समास। मैंने उदाहरण लिया वीरबाला, वीरबाला, बाला अर्थात कन्या, तो वीरबाला, वीर है जो बाला, क्या हो जाएगा, वीर है जो बाला, अर्थात हम बालिका की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने यहां पे ले लिया कापुरुष। कापुरुष का समास विग्रह होगा कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष मतलब हम विशेषता भी बता रहे हैं, हीनता भी बता रहे हैं। फिर है आपका चंद्रमुखी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख,
चंद्रमा के समान मुख। अब जब भी हम शब्द का समास विग्रह करेंगे तो वहां पर हैं जो और के समान शब्द आएंगे। ठीक है, जहां भी समास विग्रह करते समय हैं जो और के समान शब्द आते हैं वहां होता है आपका कर्मधारय समास। ठीक है, बस इतना याद रखो कि जब हम किसी शब्द में किसी की विशेषता एवं हीनता बता रहे हैं, विशेषता या हीनता बता रहे हैं, वहां हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। तत्पुरुष अव्ययी भाव कर्मधारय के बाद हम जानेंगे बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा है ऐसा समास जिसका ना तो पूर्व पद प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि कोई तीसरा विशेष अर्थ निकले। ठीक है, तीसरा अर्थ निकले, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कोई भी वीआईपी नाम आ रहा हो। वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कोई वीआईपी नाम आ रहा हो वहां हो जाएगा। अब देखो, मैंने कोई भी एक उदाहरण ले लिया शब्द दशानन। तो दशानन हम किसको कहते हैं? रावण को, अर्थात जिसके 10 आनन है। 10 आनन मतलब मुख, तो रावण। ठीक है, नीलकंठ, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किसका है? शिव जी का। ठीक है, लंबोदर, गजानन, लंबोदर किसको कहा जाता है? जिसका लंबा उदर है, अर्थात गणेश जी। ठीक है, वज्रपाणी, वज्रपाणी मतलब वज्र को हाथ में धारण करने वाले, कौन धारण करता है? इंद्र। ठीक है, गिरधर मतलब गिरी को धारण करने वाले, गिरी पर्वत अर्थात गोवर्धन पर्वत को किसने धारण किया था? कृष्ण जी ने। तो जब भी किसी शब्द से कोई तीसरा अर्थ निकले, कोई वीआईपी नाम निकले, वहां हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, बस इतना याद रखना है, उस शब्द का आपको अर्थ पता होना चाहिए, उस शब्द से कौन सा अर्थ निकल रहा है। मैंने शब्द ले लिया तिरंगा, तो जो तिरंगा शब्द है वहां पर आपको याद रखना है कि तिरंगा मतलब हमारा राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका आएगा बहुब्रीहि समास में। ठीक है, बहुब्रीहि समास के बाद हम बात करेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होगा? दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, जब दोनों पद प्रधान होंगे और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप होगा। किसका? संयोजक शब्द का लोप होगा, वहां हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। और याद रखो, ये अधिकांशतः ये आपस में विपरीत होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आपस में विपरीत मतलब विलोम होते हैं। तो क्या हो जाएगा? जैसे मैंने शब्द ले लिया रात दिन, तो रात दिन का समास, रात दिन आपस में विपरीत है, समास विग्रह हो जाएगा रात और दिन। ठीक है, उसके बाद मैंने शब्द ले लिया आपका आजकल, तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? आज और कल, या आज या कल। ठीक है, शब्द ले लिया मैंने माता पिता, तो क्या हो जाएगा? माता और पिता, माता और पिता। तो बस इतना याद रखो, यदि शब्द का समास विग्रह करते समय संयोजक शब्द का लोप होता है और आपस में वो विपरीत यानी विलोम होते हैं, वहां हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व के बाद हम बात करेंगे द्विगु समास, हिंदी का सबसे आसान समास। ठीक है, लेकिन जो चीज सबसे आसान होती है उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, तो यहां पर उसके कुछ अपवाद भी होते हैं। ठीक है, तो द्विगु समास की अगर हम बात करें तो जिसका पूर्व पद यानी पहला जो शब्द है वो हमें किसी संख्या का बोध कराएगा, तो पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। ठीक है, पूर्व पद हो जाएगा आपका संख्यावाची, हमेशा कोई संख्या का बोध होगा। साथ ही साथ जब किसी समूह का बोध हो, क्या हो? समूह का बोध हो, वहां पर हो जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक है, मैंने शब्द ले लिया चौराहा, चौराहा में पहला शब्द क्या है? चार, चौराहा अर्थात चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समूह। ठीक है,
उसके बाद मैंने ले लिया शब्द पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। तो जब भी किसी शब्द में पूर्व पद किसी संख्या का बोध कराता है वहां होता है आपका द्विगु समास। लेकिन द्विगु समास में याद रखना है, यदि संख्या का बोध कराने के साथ कहीं कोई तीसरा अर्थ तो नहीं निकल रहा है। अगर कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है तो वहां पे द्विगु ना होके हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। उदाहरण से समझते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना सारे। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची, लेकिन यहाँ पे मैंने शब्द ले लिया त्रिलोचन। त्रिलोचन मतलब 3 नेत्रों वाले। तो 3 नेत्र किसके होते हैं? शिव जी के होते हैं। तो ये आएगा आपका बहुब्रीहि समास। ये किस में आ जाएगा? ये आएगा आपका बहुब्रीहि समास। भले ही इसका पूर्व पद संख्यावाची है, लेकिन यहाँ पे समूह का बोध नहीं हो रहा, बल्कि कोई तीसरा विशेष अर्थ निकल रहा है। जब कोई तीसरा विशेष अर्थ निकलता है वहां होता है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना है समास को पहचानने की ट्रिक। यदि कारक चिन्ह का लोप है तत्पुरुष समास, यदि पूर्व पद उपसर्ग है, अव्यय है, अव्ययभाव समास, यदि किसी की विशेषता हीनता बता रहे हैं, कर्मधारय समास, यदि दोनों पद प्रधान है, संयोजक शब्द गायब है, तो वहां पे हो जाएगा द्वंद्व समास। यदि कोई वीआईपी नेम आ रहा है तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास, और यदि पूर्व पद संख्यावाची है तो वहां हो जाएगा आपका द्विगु समास। तो ये थी हमारी समास को बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की एक कोशिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी अपना अपना ध्यान। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।